देख रहे हैं अनहोनी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है। मैं मेरठ से हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। डॉक्टरी का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर शांत जगह पर रहना चाहता था, इसलिए शहर से थोड़ी दूर घर लिया था। सुबह शाम आधा घंटा ड्राइव करके घर आना जाना होता था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, जब तक उस भयानक चुड़ैल से मेरा सामना नहीं हुआ। आप सबको बता दूं, मैंने अपने उस भयानक अनुभव के बाद शहर के बाहर स्थित मेरा घर बेच दिया और अब मैं सिटी में एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूं। ये घटना एक सच्ची घटना है और पिछले ही साल मेरे साथ घटी थी। रात का वक्त था। मैं थका हारा क्लिनिक से 11 बजे घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने देखा कि बकरी ने मुंह में छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी थी। मैं दंग रह गया, क्योंकि बकरी कभी ऐसी चीजों को छूती तक नहीं है। मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई। वो बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरे रिवर्स गियर में पीछे भागती कार की ओर भागने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तकरीबन 70 मीटर तक मेरे पीछे भागने के बाद वो बकरी एक चुड़ैल का रूप ले ली और फिर मेरी कार के साथ साथ दौड़ने लगी। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी, फिर भी मैं डरते डरते हिम्मत जोड़ा और गाड़ी फॉरवर्ड गियर में डाली और एक्सीलेटर पर पैर दबाया। सोचा कि उसे कुचलते हुए आगे निकल जाऊं। ये मेरा जान बचने का एकमात्र तरीका था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई, वो धड़ाम से हवा में उछली और पीछे की ओर जा गिरी। मैं पागलों की तरह रोता चिल्लाता गाड़ी भगाने लगा। तभी मेरे होश उड़ गए जब मैंने कार के रियर व्यू मिरर में उस चुड़ैल को मेरी कार के पीछे वाली सीट पर बैठा पाया। वो मुझे घूर रही थी। अब मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो चुकी थी और बस मैं कांपता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वो चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैं नज़र घुमाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं पूरी तरह से सहम चुका था। सीधा सामने की ओर बस गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया जब उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथों से गाड़ी में बैठे बैठे अपना माथा अपने शरीर से अलग कर मुझे देने लगी और विकराल आवाज में बोली, ये ले, इसे संभाल के रख ले, मैं इसे लेने वापस आऊंगी। अब मैं खुद को तकरीबन मरा हुआ मान चुका था और मैंने जोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे मारा। गाड़ी पूरी तरह से घूम गई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मैं पागल जानवरों की तरह भागने लगा। वो मेरे पीछे आ रही थी कि नहीं, मैंने ये देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। 1-8 किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गया और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से जा गिरा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और उस रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। उस रात मेरे साथ क्या हुआ ये कहना मुश्किल है, मगर हाँ, आज भी जब वो रात मुझे याद आती है, मैं डर से कांपने लगता हूँ। वैसे मुझे गांव देहात में कुछ खास रुचि नहीं है, लेकिन अगर बात मेरे दोस्त प्रभात के गांव की हो तो वहां जाने के लिए मेरा एक पैर हमेशा आगे ही रहता है। असल में वहां के लोग और वातावरण इतना अच्छा है कि शायद 1-2 दिन में ही
किसी का भी दिल लग जाए। फिलहाल मैं भी प्रभात के गांव में ही था, मगर पता नहीं क्यों इस बार प्रभात के गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरे परेशानी में डूबे हुए थे। कोई भी खुलकर हंस बोल नहीं रहा था। खैर, शायद गांव में वो मेरी पहली रात थी। हम सभी यानी मैं, प्रभात और उसके मम्मी पापा, हम लोग रात का खाना खा रहे थे। खाने का पहला निवाला अभी मेरे गले से नीचे उतरा भी नहीं था कि तभी घर के पीछे की ओर से एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी, जैसे कोई किसी आदमी को तड़पा तड़पा कर मार रहा हो। मगर पता नहीं क्यों ये चीख सुनकर जहां प्रभात के पापा को पीछे देखने जाना चाहिए था, वहीं वो किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह से हिले भी नहीं। उन्होंने उस चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया। तभी प्रभात ने अपने पापा से कहा, बाबा ये क्या था? मगर इस पर अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका पूरा चेहरा पसीने से तर हो चुका था। कुछ देर बाद जब वो चीख बंद हो गई, तब अंकल उठकर खड़े हुए और टॉर्च लेकर घर से निकल गए। उनके पीछे पीछे मैं और प्रभात भी निकले। छोटी मोटी झाड़ियों को कूद फान कर पार करके जब हम घर के पीछे सड़क पर पहुंचे, तो हमने जो देखा वो नज़ारा शायद बड़े बड़ों को भी पानी पिला दे, क्योंकि रोड के बीचों बीच एक आधी जली हुई लाश पड़ी हुई थी। वो लाश सर से लेकर कमर तक जलकर पूरी पपड़ी हो चुकी थी। मगर कोई लाश ऐसे आधी अधूरी कैसे जल सकती है? ये खतरनाक मंजर देखकर मेरा पूरा बदन कांप गया। और यही हाल प्रभात का भी था। मैं अंकल और प्रभात से ये सब क्या है पूछना चाहता था, मगर मेरी आवाज हलक में ही अटक गई थी। अभी हम तीनों वहां खड़े खड़े उस आधी जली हुई लाश को देख ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई, मैंने जो कहा था वही हुआ ना? आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो एक साधु महाराज थे। सफेद लंबी दाढ़ी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो बाबा जी जब मेरे पास से निकल रहे थे, तो मैंने पूछा, बाबा ये सब क्या है और आप? इस पर बाबा जी बोले, तुम नए लगते हो, सुनो बात आज से। बाबा के बोलते बोलते ही प्रभात के पापा ने उन्हें टोकते हुए कहा, बाबा आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाइए यहाँ से। अंकल की ये बात सुनकर बाबा ने धीरे से मेरी ओर देखा और कहा, इसी रास्ते पर थोड़ा आगे पीपल का पेड़ है, मैं वहीं मिल जाऊंगा। और इतना कहकर वो बाबा उसी रास्ते पर चलते हुए आगे चले गए। उन साधु महाराज के जाते ही अंकल ने मुझे देखते हुए कहा, ये पागल है, इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, चलो रात बहुत हो गई है, अब घर चलते हैं। इस पर प्रभात ने कहा, इस लाश को ऐसे ही छोड़ देंगे? जिस पर अंकल ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, नहीं तो क्या घर लेकर जाओगे? चुपचाप घर चलो। जिसके बाद उस लाश को वहीं छोड़कर हम तीनों घर आ गए। घर में आते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि प्रभात की मम्मी यानी आंटी ने अंकल से कुछ पूछा नहीं, जैसे उन्हें सारा कुछ पहले से ही पता हो। खैर, हमने खाना खाया और अपने अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मैं और प्रभात एक ही कमरे में थे। मैं ये जानता था कि हो ना हो मुझसे और प्रभात से यकीनन कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। उस आधे जले हुए लाश के बारे में मैं प्रभात को पूछने जा ही रहा था कि तभी प्रभात ने ही पूछा, यार तुझे क्या लगता है वो लाश आधी कैसे जली होगी? इस पर मैं बोला, पता नहीं, पर वो बाबा कुछ बता रहे थे। इन्हीं सारी बातों के दौरान मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं जब उठा तब भी मेरे जहन में कल रात वाली बात ही घूम रही थी।
मैंने सोचा कि एक बार उन साधु महाराज से मिलकर आता हूं, तो ही पता चलेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर जब मैं बाबा जी के बताए मुताबिक उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां वो बाबा जी नहीं थे। फिर मैंने सोचा एक बार रात में आकर देखूंगा तो शायद मिल जाएंगे। पूरा दिन मैं यही सब सोचता रहा। फिर शाम को अंधेरा हुआ तो मैं फिर एक बार उन साधु महाराज की तलाश में निकल पड़ा। हालांकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था, मगर रास्ता ऐसे खाली था जैसे बहुत रात हो गई हो। अब ऐसा क्यों था ये तो सिर्फ वो बाबा जी ही बता सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो वो बाबा जी उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बाबा जी ने कहा, आओ बैठो, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। मैं बाबा जी से थोड़ी दूरी पर ही बैठ गया और पूछा, आप कुछ बता रहे थे कल रात। इस पर उन साधु महाराज ने बताना शुरू किया। बात आज से करीब 3-4 महीने पहले की है। हमारे गांव से थोड़ा अलग एक छोटे से घर में एक औरत रहा करती थी। वो औरत घर में अकेली रहती थी। पति पहले ही मर चुका था और बेटा पागल होकर कहीं भाग गया था। एक दिन रात को कुछ बदमाश लड़के उस औरत के घर में घुस गए और उसके साथ गलत काम करके उसे जान से मार डाला और किसी तरह का कोई सबूत ना मिले, इसलिए उस औरत को आग लगाकर वहां से भाग गए। मगर पता नहीं कैसे उस औरत का शरीर आधा ही जला। तब से उसी की आत्मा इस गांव में कहर मचा रही है। बीच में एक तांत्रिक ने उस औरत की आत्मा को उसी घर में कैद कर दिया था, मगर उसमें भी उस औरत की एक शर्त थी कि उसे हफ्ते में 3 दिन हर रोज एक बकरी चाहिए। तब तो सभी गांव वाले राजी हो गए थे, मगर कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने उस घर में बकरी पहुंचाना बंद कर दिया और फिर से ये मौत का सिलसिला चालू हो गया। बाबा जी की सारी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसते हुए बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपकी भूतनी बकरी कच्चा खाती है या बनाकर? माफ करिएगा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इस पर बाबा जी ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब अपनी आंख से देख लोगे तब भी यही बोलोगे? इस पर मैं बोला, मतलब मैं समझा नहीं। तो बाबा जी बोले, अगर उस आत्मा को देखना है तो आज रात 12 बजे के बाद यहीं आ जाना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। जोश में आकर मैंने भी बाबा जी को हाँ बोल दिया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। खैर मैं घर आ गया। एक बार को तो मैंने सोचा प्रभात को सारी बात बता दूं, मगर फिर सोचा कि अगर वो नहीं माना और अंकल को बता दिया तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर रात का खाना पीना करके मैं बिस्तर पर सो गया, या यूं कहें तो पड़े पड़े सोने की एक्टिंग करने लगा। मैं इसी फिराक में था कि कब रात के 12 बजे और मैं उस भूतनी को देखूं। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई। रात के 12 बजते ही मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा। घर में सभी लोग सो चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। मैं उस भूतनी को देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड था, मगर मुझे यह पता नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी उत्सुकता डर में तब्दील हो जाएगी। मैं जल्दी से चलकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां वो बाबा जी मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे आते ही बाबा जी ने मुझे उनके पीछे पीछे चलने का इशारा किया। जंगलों के बीच से होकर बाबा जी के पीछे पीछे मैं चले जा रहा था। अभी हम चल ही रहे थे
कि तभी बाबा जी ने पीछे पलटते हुए कहा, ये लो, ये भभूत है, रखो, काम आएगा। मैंने उस कागज की पुड़िया को अपने पास रख लिया और चलने लगे। कुछ देर और चलने के बाद हम लोग एक छोटे से खंडर हो चुके घर के पास पहुंचे। तभी बाबा जी ने धीरे से कहा, मेरे पीछे आओ, वो अभी यहीं होगी। इतना बोलकर बाबा जी मुझे उस घर के दाईं ओर वाली एक खिड़की के पास ले गए जो कि खुली हुई थी। फिर जब मैंने उस खिड़की के अंदर झांका तो मेरे दिलो दिमाग में एक झटका सा लगा, क्योंकि घर के भीतर एक आधी जली हुई औरत इधर उधर घूम रही थी। उसका चेहरा इतना अजीब और डरावना था कि मेरा पूरा बदन सिहर गया। वो औरत अपने दांतों को बजाते हुए घर में इधर उधर चले जा रही थी, जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो। मैं ठिठक कर खिड़की से 2 कदम पीछे हट गया और बदकिस्मती से मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते आ गए, जिनकी चड़मड़ाहट सुनकर वो औरत एकदम से खिड़की के पास आ गई। तभी बाबा जी ने कहा, भभूत छिड़को। मैंने झट से भभूत की उस पुड़िया को उस औरत के मुंह पर छिड़क दिया, जिससे वो औरत छटपटाते हुए पीछे हट गई और इसी का फायदा उठाकर हम दोनों वहां से भाग निकले। भागकर जब हम लोग उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तब बाबा जी ने कहा, जल्दी से घर चले जाओ, उसके निकलने का वक्त हो गया है। फिर मैं भागकर घर आ गया और उसके दूसरे दिन ही मैंने प्रभात का गांव छोड़ दिया और फिर कभी भी मैंने उसके गांव में पैर नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज से काफी साल पहले बरसात की वो बरसती रात मुझे आज भी याद है और शायद मैं उस मनहूस काली रात को कभी नहीं भूल सकता। आज भी उस मनहूस रात को याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाया करती है। उस समय मैं अपने गांव में रहा करता था, मगर गांव में रहने के बावजूद भी मैं गांव वालों की तरह भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस समय हमारे गांव में सुविधाओं की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। गांव की आबादी काफी कम होने के कारण सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। उस वक्त हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो हम रात के वक्त टॉर्च के सहारे बाहर जाया करते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मेरे दादाजी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। हमने काफी डॉक्टरों को दिखाया, मगर दादाजी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण घर पर सभी लोग काफी परेशान थे। खैर, 1-2 दिन बाद दादाजी की तबीयत और बिगड़ने लगी, जिस पर हम सभी ने तय किया कि दादाजी को अस्पताल लेकर जाना ही पड़ेगा। ये तय करने के बाद हम सभी मिलकर दादाजी को अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद अब मेरी और पापा की ड्यूटी थी कि मैं सुबह से लेकर रात 8 बजे तक दादाजी के साथ अस्पताल में रहता था और पापा रात 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक। रात को जैसे ही पापा अस्पताल पहुंचते तो मैं साइकिल लेकर घर के लिए निकल जाता। हमारे गांव से अस्पताल लगभग 15 किलोमीटर दूर था, तो मुझे साइकिल चलाकर आने या जाने में तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटों का समय लगता था। ऐसे ही एक बार जब पापा रात के 8 बजे अस्पताल पहुंचे तो मैं साइकिल लेकर घर की तरफ निकल गया। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। खैर, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से इसी तरह आना जाना कर रहा था और ना ही मैं डरता था। तो इस बात को नजरअंदाज करके मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता और भी ज्यादा वीरान था, जिस वजह से मैंने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से पायल छमछमाने की
आवाज सुनाई पड़ी। तो उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला इतनी रात गए कौन होगा। ये सोचकर मैंने अपनी साइकिल रोकी और अपने आसपास देखने लगा कि ये आवाज आ कहां से रही है। कुछ देर इधर उधर अपनी निगाहें घुमाने के बाद भी जब मुझे वहां कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और करीब करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मगर मुझे कहां पता था कि वो पायल छमछमाने की आवाज मेरे लिए एक चेतावनी थी। खैर, अगले दिन सुबह से ही काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण मैं ये सोच में पड़ गया कि पापा अस्पताल आएंगे कैसे। मगर देखते ही देखते ठीक शाम के 6 बजे बारिश रुकी। तो बारिश के रुकते ही मेरी जान में जान आई और 1 घंटा इंतजार करने के बाद ठीक 8 बजे पापा भी अस्पताल आ गए। तो मैं और देर ना करके झटपट साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मौसम बरसात का था और किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। अस्पताल से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि आज रास्ते पर काफी ज्यादा अंधेरा फैला है, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे सामने कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। खैर, मैंने अपना टॉर्च निकाल कर जलाया तो मेरी टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। इतना ज्यादा अंधेरा देखकर मैंने जब अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि काले काले बादलों ने चांद को पूरी तरह से ढक रखा है और किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। लिहाजा मैं साइकिल लेकर काफी रफ्तार से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे पैडल मारने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी और साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जोरदार बिजली गरजने के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। अभी मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर ना तो दूर दूर तक कोई घर था और ना ही कोई दुकान जहां मैं बारिश से बचने के लिए रुक सकूं। तो मैं इधर उधर समय जाया ना करके काफी रफ्तार से साइकिल भगाने लगा। मगर मेरी किस्मत को ये कहां मंजूर था कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं, क्योंकि कुछ दूर आगे बढ़ते ही बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार में बदल गई। तो मैंने अपनी साइकिल को रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के नीचे रोका। मगर बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ के नीचे खड़े रहने के बावजूद भी मैं हल्का फुल्का भीग ही रहा था। एक तो घना काला अंधेरा, ऊपर से छमछमाती बारिश एक ऐसी माहौल बना रही थी जिसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। खैर, काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी और मुझे भीगकर ही घर जाना पड़ेगा। और 5 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने अपना साइकिल उठाया और बारिश में भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफी हो गई थी, जिस कारण पूरा रास्ता वीरान हो गया था। कुछ देर बारिश में भीगकर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा। तो कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर काफी कीचड़ फैला हुआ था, जिस वजह से मुझे साइकिल चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी मैं किसी तरह से उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे फिर से पायल छमछमाने की आवाज सुनाई पड़ी। इस बार वो आवाज काफी तेज थी कि मानो वो आवाज मेरे करीब से ही आ रही हो। लेकिन इस बार उस आवाज को सुनकर मैं समझ गया कि ये मेरे मन का वहम नहीं है। ये सोचते ही मैंने साइकिल रोकी और वो आवाज आ कहां से रही है ये देखने के लिए अपनी निगाहें इधर उधर घुमाने लगा। तो जैसे ही मैंने अपनी निगाहें
पीछे की ओर घुमाई तो पीछे का नजारा देखकर मैं काफी हैरान रह गया, क्योंकि पीछे एक औरत खड़ी थी और वही औरत अपना पैर पटक पटक कर पैल की आवाज निकाल रही थी। उस औरत के बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे, मगर वो औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी, जिस कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, ये औरत इतनी रात के इस जंगली रास्ते पर क्या कर रही है? ये सोचने के बाद मैं वहां ना रुककर वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे वापस से रास्ते के बीचों बीच वही औरत खड़ी दिखी, मगर वो औरत इतनी जल्दी मेरे आगे आई तो आई कैसे? मैं तो साइकिल काफी रफ्तार से भगा रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है और मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर मैं अपनी साइकिल को उस औरत के बगल से निकालने लगा। अभी मैं साइकिल लेकर उस औरत के बगल से निकल ही रहा था कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरी साइकिल का कैरियल पकड़ लिया। तो उस औरत के कैरियल पकड़ते ही मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो इस बार पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी मुझे ढूंढते हुए मेरे चाचा वहां आ पहुंचे और मेरे चाचा के आते ही वो चुड़ैल हवा में धुआं हो गई। दरअसल मैं काफी देर से घर नहीं पहुंचा था, तो मेरे चाचा परेशान होकर मुझे ढूंढते हुए यहां तक चले आए। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।